हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का IBA 5 जो 5th सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर हम 12 यूनिट क्या है ट्रैम चार्टर के बारे में कि ट्रैम चार्टर होता क्या है उसका हम फर्स्ट वीडियो में पहले कुछ पॉइंट पढ़ चुके हैं कि ट्रैम चार्टर होता क्या है और उसके जो 3 टाइप्स थे जिसमें से हमने एक टाइप जो है वो है चार्टर फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइम चार्टर के बारे में कि टाइम चार्टर होता क्या है। अंडर द टाइम चार्टर एंगेजमेंट अ शिप इज़ हायर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑपरेशन विद इन द डिफाइंड टेरिटरी और बिटवीन सेफ पोर्ट्स। इसमें कहा गया है कि टाइम चार्टर में कि जब शिप ओनर अपनी शिप को किसी पर्सन को रेंट पे देता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। शिप को टाइम पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो दिया उसने, लेकिन शिप ओनर चार्टर पार्टी से ये कहता है कि आप मेरी शिप को सेफ पोर्ट पे लेके जाना, ठीक है, उन्हीं टेरिटरी में लेके जाना जिन टेरिटरी में लेके जाना अलाउड है, ठीक है। ऐसे ही किसी पोर्ट पे लेके ना जाना जहाँ पे शिप को डैमेज हो सके, ठीक है। तो although the ship is operated at the command of the charterer, it can't be taken outside the agreed territory or agreed port to protect the interest of the ship owner. It may be noted that the time period is the of the agreement, but the engagement also provide for the voyage territories. यानी कि टाइम चार्टर में हम जो मेन कंसंट्रेट करते हैं टाइम पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए शिप को जो है रेंट पे दिया जाता है। स्पेसिफिक पीरियड की अगर हम बात करें तो पहले से ही मेंशन होता है टर्म्स या कंडीशन में शिप ओनर और चार्टर पार्टी के बीच में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि मेरे को ये शिप 2 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 5 महीने के लिए चाहिए, तो ये पहले से ही एग्रीड होता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये स्पेसिफिकली टाइम के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन आती है वोयाज चार्टर की। वोयाज चार्टर में क्या होता है डेस्टिनेशन का यूज़ करते हैं हम कि कौन सी डेस्टिनेशन पे जो शिप को लेके जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन किस बेसिस पे वोयाज टेरिटरी का यूज़ किया गया है कि आप उसी कंट्री में उसी टेरिटरी में शिप को लेके जा सकते हो जहाँ पे शिप को ले जाना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसी पोर्ट्स पे लेके जाइए जो पोर्ट सेफ हो जिससे कि शिप को डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो। अंडर द टाइम चार्टर एंगेजमेंट शिप ओनर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द वेसल एट द एग्रीड पोर्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड in such a condition that it is every way fitted and equipped for the contemplated employment. The charter in turn are to re-deliver the vessel at the agreed port in the same condition in which it was taken in charge, excepting normal wear or tear. इसमें कहा गया कि टाइम चार्टर एंगेजमेंट में क्या डील हुई है दो पार्टी के बीच में, शिप ओनर के बीच में और चार्टर पार्टी के बीच में। अब इसमें कहा गया शिप ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्योंकि उसको शिप चार्टर पार्टी को देनी है तो शिप की पूरी मेंटेनेंस होनी चाहिए, फुल्ली एक्विप्ड होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से यूज़ कर सके, चार्टर पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना आए शिप को यूज़ करने में। ये थी शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बदले में चार्टर पार्टी की भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी चार्टर पार्टी शिप ओनर को शिप डिलीवर करेगी तो उसी कंडीशन में होनी चाहिए जिस कंडीशन में शिप ओनर ने दी है। शिप को कोई डैमेज ना होना चाहिए, कोई ख़राब नहीं होने चाहिए, और उसी पोर्ट पे शिप ओनर भी उसी पोर्ट पे शिप को देगा जिस पोर्ट पे चार्टर पार्टी चाहिएगी, और चार्टर पार्टी भी उसी शिप पोर्ट पे शिप को प्रोवाइड करेगी शिप ओनर को जिस पोर्ट पे पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ थोड़े बहुत क्योंकि शिप को चलाया गया है, यूज़ किया गया है, तो थोड़े बहुत वियर टियर जो है वो नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा डैमेज शिप को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द शिप इज़ हायर्ड एंड शिप ओनर रिसीव चार्टर हायर फॉर द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट हैज़ बीन हायर्ड। यानी कि हमने वोयाज चार्टर में बात की थी कि हम शिप को जो चार्टर पार्टी है वो शिप को हायर करती है या तो फुल कैपेसिटी बेसिस पे या पार्टली बेसिस पे, लेकिन अगर हम टाइम चार्टर की बात करें तो यहाँ पे फुल ही शिप को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। इसमें कोई पार्ट
हायरिंग नहीं होती। इसमें फुल्ली शिप को हायर किया जाता है और जो पेमेंट की जाती है वो टाइम के बेसिस पे की जाती है कि जितने टाइम के लिए आपने शिप को हायर किया उस बेसिस पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। द चार्टरर हायर इज जनरली पेबल इन एडवांस एट अ सर्टेन एग्रीड इंटरवल, यानी कि जो पेमेंट करनी होगी वो एडवांस में, कुछ पेमेंट जो है वो एडवांस में करनी होगी और कुछ इंटरनल बेसिस पे करनी होगी। सपोज करो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मेरे को 6 महीने के लिए शिप जो है वो रेंट पे चाहिए, तो अब शिप ओनर क्या करेगा, उससे 1 महीने का एडवांस तो पहले ही ले लेगा और हो सकता है वो इंटरवल बना ले कि नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होने से पहले पहले क्या कर देना, आप मेरे को पेमेंट कर देना। हर मंथली बेसिस पे वो क्या कर सकता है, पेमेंट ले सकता है, हर 15 दिन में पेमेंट ले सकता है या हर वीकली पेमेंट ले सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी टर्म और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। The quantity of cargo carried has no bearing upon the charter hire, and even if no voyage is made because of the charter fault, the ship owner are entitled to the hire. इसमें कहा गया है कि the charter hire is generally payable in advance at certain agreed interval, यानी कि जो भी चार्टर पार्टी हायर की जाती है उसमें एडवांस पेमेंट होती है, इंटरवल बेसिस पे होती है। द क्वांटिटी ऑफ कैरीड cargo carried has no bearing upon the charter hire, and even if no voyage is made because of the charter fault. इसमें कहा गया है कि जैसे कि हम वोयाज चार्टर में करते थे कि कितनी क्वांटिटी आप लेके जा रहे हो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि पर टन बेसिस पे आपको पेमेंट करनी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप चाहे कितनी क्वांटिटी लेके जाओ, लेकिन ये है कि शिप की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर ही आपको क्या करना है, वो कार्गो लेके जाना है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा ना लेके जाए ताकि शिप को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। और जो भी जो भी एज अ टाइम चार्टर हमने टाइम के बेसिस पे शिप को लिया है, तो चार्टर पार्टी जो है उस शिप को किसी भी पोर्ट पे ले जा सकती है, किसी भी डेस्टिनेशन पे ले जा सकती है, लेकिन वो पोर्ट क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इन अ टाइम चार्टर engagement, the responsibility of scheduling the ship employment and meeting port expenses, canal dues, fuel cost, cargo expenses etc. remain with charterer, यानी कि यहाँ पे जितने एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है वो कौन पे कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सच एज पोर्ट एक्सपेंसेस, कैनाल ड्यूज, फ्यूल कॉस्ट, कार्गो एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे चार्टर पार्टी पे करेगा। रनिंग एक्सपेंस ऑफ द वेसल लाइक ऑफिसर अपॉइंट करना, क्रू वेजेस, टोल्स, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा हैव टू बी मीट बाय द शिप ओनर। रनिंग एक्सपेंसेस शिप ओनर पे कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो चार्टर पार्टी पे कर रही है। अनदर फीचर ऑफ द टाइम चार्टर एंगेजमेंट इज दैट द चार्टरर कैन ईदर ऑपरेट देमसेल्फ or sublet the vessel on voyage charter depending upon their requirement, provided the latter action is not specifically prohibited in the agreement between the ship owner and the charter party। यानी कि पहले से ही जो एग्रीमेंट में होगा उस बेसिस पे होगा कि यानी कि जो शिप को ऑपरेट कौन करेगा, क्या जो भी ऑपरेशन है शिप को ऑपरेट किया जाएगा, क्या वो चार्टर पार्टी खुद ऑपरेट करेगी या फिर वो किसी और को दे देगी। जो भी करना होगा पहले से ही एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, बाद में कुछ चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए। इफ़ द मार्केट इम्प्रूव आफ्टर द वेसल इज टेकन ऑन टाइम चार्टर एंड द चार्टरर सबलेट इट, द चार्टरर में अर्न मोर मनी देन व्हाट इज पेबल टू द शिप ओनर बाय वे ऑफ चार्टर हायर। इसमें ये कहा गया है कि शिप ओनर ने अपनी शिप को चार्टर पार्टी को दे दिया 30,000 रुपीज़, सपोज करो एक एग्जांपल लेते 30,000 रुपीज़ में चार्टर पार्टी को दे दिया। अब क्या हुआ, उसने हायर करने के बाद जो रेट था वो बढ़ गया, रेट 30,000 से मान लो 60,000 हो गया। अब चार्टर पार्टी क्या करेगी, उस शिप को किसी और को हायर पे दे देगी, ठीक है, किसी और को रेंट पे दे देगी 60,000 पे। चार्टर पार्टी ने खुद ने तो 30,000 पे लिया, किसी और को वो 60,000 में देगी, 30,000 का खुद प्रॉफिट अर्न कर सकती है, यानी कि जितने में लिया उतनी पेमेंट भी हो रही है, साथ ही साथ चार्टर पार्टी का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसमें कहा गया कि some time ship are time chartered on a long term basis. Such long term charter are entered into in order to protect the charter from the vagaries of fluctuation in the freight market। यानी कि टाइम चार्टर में क्या होता है, टाइम चार्टर में अगर सपोज करो चार्टर पार्टी ने लॉन्ग टर्म के लिए शिप ले ली, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्टर पार्टी ने शिप ले ली और अब शिप के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए, शिप के जो हायरिंग प्राइसेस है वो बढ़ गए, तो इस कंडीशन में जो हमारा शिप ओनर है, जो भी चार्टर पार्टी है वो बेनिफिट कर लेगी,
प्रॉफिट अर्न कर लेगी इस कंडीशन में, तो इसमें क्या होएगा, चार्टर पार्टी को बेनिफिट हो जाएगा। ये तो हमने देखा चार्टर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब हम शिप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है। फ्रॉम द शिप ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, शिप में बी चार्टर ऑन टाइम बेसिस rather than on voyage basis at a time when voyage expenses are unpredictable or rising due to port congestion, dock strike and fluctuation in the fuel cost। शिप ओनर के पास एक शिप थी, वो उस शिप को जो है रेंट पे दे सकता था, या तो वोयाज बेसिस पे कि आप इस डेस्टिनेशन पे जाके वापस आ जाओ उस बेसिस पे, या फिर टाइम बेसिस पे कि 6 महीने 5 महीने 7 महीने के लिए आप ये शिप रख लो। तो वोयाज बेसिस पे उसने इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वेदर की कंडीशन हो सकता है फेवरेबल ना हो। जब वेदर की कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं हो, किसी भी रीज़न की वजह से उसने अपनी बोट को वोयाज बेसिस पे ना दे के उसने टाइम बेसिस पे दे दिया। दिस इज बिकॉज द शिप ओनर आर टू बियर दिस एक्सपेंस दिस कॉस्ट इन केस ऑफ वोयाज चार्टर एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू कॉम्पनसेट दिस कॉस्ट व्हेन हायर चार्जेस आर बीइंग कैलकुलेटेड। यानी कि जब वोयाज चार्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे तो उसने टाइम चार्टर बेसिस पे अपनी शिप को दे दिया। सिमिलरली शिप ओनर आर इंक्लाइन टू एम्प्लॉय शिप फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू कवर फ्लक्चुएशन इन द ओपन मार्केट रेट, प्रोवाइड अ फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन obtainable। The owner may hire out the ship to regular linear companies which find it necessary and economical due to shortage of fund to buy ship to supplement their fleet by chartering pool class tramp ship। यानी कि सबसे पहले हम ऊपर वाले जो पॉइंट है उसका मतलब समझते हैं। ऊपर वाला पॉइंट कहता है कि सपोज करो शिप ओनर को शिप वोयाज बेसिस पे भी दे सकता था और टाइम चार्टर बेसिस पे। वोयाज बेसिस पे इसलिए नहीं दे क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे और उसको ये पता चल गया था कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो मार्केट कंडीशन है वो डिप्रेस होने वाली है, बहुत ही डाउनफॉल होने वाली है। उसने क्या किया, अपनी शिप को टाइम चार्टर पे बेसिस पे दे दिया, 5 महीने 6 महीने बेसिस पे दे दिया, और आगे जाके कंडीशन वैसी होगी कि लॉस की कंडीशन हो गई। सही हुआ कि शिप ओनर ने अभी से शिप जो है वो आगे दे दी टाइम चार्टर बेसिस पे, क्योंकि उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया उस कंडीशन में जब भी मार्केट डिप्रेस थी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट हमें ये कह रहा है कि सपोज करो शिप ओनर क्या कर रहा है, शिप को एक लीनियर कंपनी को दे रहे हैं। लीनियर कंपनी आपने पढ़ा होगा पहले वीडियो में कि लीनियर कंपनी वो कंपनी होती है जिसका एक स्केड्यूल होता है, एक फिक्स टाइमिंग होता है गुड्स को लाने ले जाने का, जिनका कम कार्गो होता है, जो बल्क में काम नहीं करते, जो भी शिपर्स है गुड्स को शिप कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा कार्गो नहीं होता, तो वो लीनियर शिप का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिक्स टाइम है, फिक्स पोर्ट है, सेफ्टी मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो लीनियर कंपनी की खुद की कोई शिप नहीं होती, क्योंकि शिप जो है वो बाय करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो क्या करते हैं, शिप को रेंट पे ले लेते हैं। शिप को रेंट पे ले लेती है वो कंपनी और उसको क्या करती है, एज अ यूज़ करती है लीनियर शिपिंग में। Of course, only those ships will be chartered which necessitate minimum expenditure to modify for operation in the linear trade। यानी कि सिर्फ वही शिप क्या की जाती है, चार्टर पे ली जाती है जिसमें कम से कम खर्चा आए, या फिर जिनके जो ऑपरेशंस वगैरह में कम खर्चा आए, या फिर जो लीनियर ट्रेड में यूज़ की जाए। मॉडिफाई फॉर ऑपरेशन इन द लीनियर ट्रेड यानी कि जो सिर्फ एक स्पेसिफिक फिक्स पर्पस के लिए नहीं होती हो। एक्सपेंडिचर वाइज अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो जब चार्टरर हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द टाइम चार्टरर, चार्टर पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टाइम चार्टर में एज़ कम्पेयर टू वोयाज चार्टर, क्योंकि वोयाज चार्टर में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कौन पे कर रहा है, शिप ओनर पे कर रहा है। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है चार्टर पार्टी को, शिप ओनर सारे पेमेंट कर रहा है, उसको तो सिर्फ फ्रेट रेट देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम टाइम चार्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसके ऊपर, चार्टर पार्टी के ऊपर, क्योंकि उसको जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। However, under time charterer, the ship owner undertake that the ship is in seaworthy condition at the consignment of the period of the hire and that they will exercise due diligence or reasonable care to maintain it in seaworthy condition। टाइम चार्टर के अंदर क्या होता है कि टाइम चार्टर के अंदर शिप ओनर को जो शिप है वो किस कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, जिसको यूजेबल कंडीशन में होनी चाहिए, मेंटेन कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है।
This implies that the ship owner are responsible for keeping the ship in a truly efficient state as regard hull, machinery, equipment during the period of the charter agreement. इसमें ये कहा गया है कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर की पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर चार्टर पार्टी को पे करना पड़ता है, रनिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है अपना शिप ओनर पे करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इस केस में चार्टर पार्टी पे, अगर हम कंपेयर करें वो या चार्टर से। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है क्योंकि शिप ओनर शिप को टाइम बेसिस पे दे रहा है, एक अच्छे पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शिप ओनर की कि जो शिप प्रोवाइड की जा रही है वेल इक्विप्ड हो, पूरे इक्विपमेंट होने चाहिए, उसमें सारी मशीनरी जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, यूजेबल कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि चार्टर पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये था हमारा टाइम चार्टर। आई होप आप सभी को टाइम चार्टर के बारे में पता चल गया हो। हमने ये समझा कि टाइम चार्टर होता क्या है, टाइम चार्टर में चार्टर पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चार्टर पार्टी को कितनी पेमेंट करनी पड़ती है, किस किस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है, और शिप ओनर को किस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। ये था हमारा टाइम चार्टर। उसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बेयरबोट चार्टर के बारे में। Under this agreement, the ship owner let out the bare ship for a period of time. The difference between the time charter and the bareboat charter lies in the fact that in the latter case, the ship in the bare form lies at the disposal of the charterer who have the full right and responsibility of operating the ship. यानी कि बेयर बोट चार्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती है। तो अब आप यहाँ पे पूछोगे, जब टाइम चार्टर में भी तो यही होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती है, और बेयर बोट में भी सेम वही है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए शिप को रेंट पे लिया जा रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो एक ही टर्म पढ़ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टाइम चार्टर में वो हाफ थी। हाफ कैसे थी कि ऑपरेटिंग चार्जेस जो है वो चार्टर पार्टी पे कर रही है और रनिंग चार्जेस जो है वो शिप ओनर पे कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेयर बोट चार्टर की, तो बेयर बोट चार्टर में डिफरेंस ये आता है कि जितनी भी राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग की, रनिंग की, वो सारी की सारी किस पे आ जाती है, चार्टर पार्टी पे आ जाती है। द शिप ओनर हैव द मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट एज इफ दे आर डेड एंड हैव नो कंसर्न अबाउट द वे द शिप विल बी यूज। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि वो उसका ओनर है ही नहीं, या तो वो मर गया या फिर उसका ओनर है ही नहीं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और जो भी शिप को यूज़ किया जा रहा है, जिस भी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, शिप ओनर को मतलब नहीं होता। अच्छा, तो शिप को रेंट में दिया, उनको मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट पे दिए, उस टाइम तक के लिए वो कुछ भी बोल नहीं सकते कि शिप का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। बस हाँ, गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिमाइस चार्टर के नाम से भी जानते हैं। बेयरबोट चार्टर को हम डिमाइस चार्टर के नाम से भी जानते हैं। द चार्टरर इन दिस केस become the disponent owner and are responsible for manning as well as operating the ship as if they are the owner of the ship। वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस शिप के क्या है, ओनर है। Since the ship is at the disposal of charterer, they have the right to appoint the master and the chief engineer, however subject to the approval of the owner. They bear all costs and expenses incidental to use and operating to the ship। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी मेंटेनेंस करनी होती है, जब भी वो शिप को यूज़ कर रहे हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंस कौन पे करेगा, वो सारे के सारे एक्सपेंस पे करेगा चार्टर पार्टी। And for the time period, the ship owner are paid a fixed sum calculated as a certain rate per ton of deadweight on summer free board per कैलेंडर मंथ पेबल इन एडवांस। यानी कि ये जो फीस पे की जाती है, पेमेंट की जाती है, एक फिक्स अमाउंट जो है वो पे किया जाता है, एडवांस पे किया जाता है, चाहे वो मंथली बेसिस पे किया जाए, वो किसी बेसिस पे, कैलेंडर बेसिस पे किया जाए, मंथली बेसिस पे किया जाए, ईयरली बेसिस पे किया जाए, वो डिपेंड करता है जो भी टर्म्स या कंडीशन है। तो बेयरबोट चार्टर और टाइम चार्टर में आप डिफरेंस पता चल ही गया होगा, क्या क्या डिफरेंस होता है। इसको और अच्छे से हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रेड, ठीक है, ट्रैम ट्रेड क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा
ट्रैम्प ट्रेड क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रैम्प ट्रेड में हमने 3 टाइप के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ा था हमने वॉयज चार्टर पार्टी, एक पढ़ा हमने टाइम चार्टर पार्टी और एक हमने डिमाइस चार्टर पार्टी या बेयरबोट चार्टर पार्टी के बारे में पढ़ा। हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है ट्रैम्प ट्रेड होता क्या है और वॉयज चार्टर क्या होता है। उसके बाद सेकंड वीडियो जो ये है इसमें हमने पढ़ा टाइम चार्टर और बेयरबोट चार्टर क्या होता है। अब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि हर एक तीनों तरीके के जो भी चार्टर पार्टी है इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनको कितना कितना एक्सपेंस जो है वो पे करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।